आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें। तो इसलिए हम जो हीट प्रोड्यूस कराते हैं वो अमाउंट ऑफ करंट से प्रोड्यूस करवाते हैं। नंबर 3 है लीस्ट डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये होती है बेटा, जब इसमें से करंट गुजरता है तो डेफिनेटली हीट तो प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से जो एटॉमिक लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस आता है, और वो एटॉमिक लैटिस स्ट्रक्चर जो है उससे आपके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन होती क्या है कि आपके पास जो मटेरियल है उसके जो जाहिर बात है जब आप उसे एनर्जी देंगे उसमें से हीट, उसमें करंट गुजरेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट जो है वो आपके डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा अपने वैलेंस शेल से, और उनकी जो वो एटम्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट होंगे, और यही आयंस जब एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और ऑक्सीडेशन यूं ही है जिस तरह आप ये समझ लें कि लोहे पे जंग लग जाना, तो वो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज हो जिसमें ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी से हो जाए। तो आप अक्सर सुनते हैं कि कली वगैरह हम इसलिए करते हैं चीजों को कि उनकी ऑक्सीडेशन जो जंग है वो ना लगे। तो उसके लिए जो लीस्ट डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ सिल्वर, जिसे चांदी आप कहते हैं, और कॉपर में ये कम होता है, बजाय इसके कि आप आयरन वगैरह या कोई और मिक्सचर यूज करें। पॉइंट नंबर 4 है यूज्ड इन सीरीज विद सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड। जो सर्किट आपने प्रोटेक्ट करना है उसको आप उसके साथ इसे आप सीरीज में यूज करेंगे। नंबर 6 है कैरीज नॉर्मल करंट विदाउट ओवरहीटिंग, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और लास्ट है इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइम करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटा कि कितना करंट होगा, कितना वर्टिकल एक्सिस है उस पे लिखा हुआ है उसने करंट इन एम्पियर्स, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे उसने लिखा है टाइम इन सेकंड्स। तो ये उसने डिफरेंट इसमें जो बेटा डिफरेंट वो है फ्यूजेस, उसकी उसने वैल्यूज शो की हुई हैं। तो जैसे जितना आप देखें, शुरू में देखें जब आपके पास करंट तकरीबन 1300 एम्पियर या 1200 एम्पियर्स है, नवा ड्रामा शुरू कैसे यार? आपको वेट करना पड़ा। कोई मसला नहीं सर। स्क्रीन शेयरिंग, वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की समझ आ गई है बेटा? तो जवाब दे दो बच्चों। यस सर, यस सर। जवाब दे दिया करो यार, मैं सर पूछता रिपीट रहना कर तो। दें, जल्दी कहना, आपकी बात कट कट के आ रही थी। सर आप थोड़ा दोबारा समझा दें इसको। जी ठीक हो गया बेटा। ये जो फिगर है इसमें मैं बता रहा था कि इनवर्स टाइम करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना टाइम कम लगेगा फ्यूज को फ्यूज होने में, मेल्ट होने में। यानी कि जितना हाई करंट आएगा उतना जल्दी फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। तो इस बात को हम कहते हैं इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, के जो जितना करंट ज्यादा होगा उतना टाइम रिक्वायर्ड फॉर द
फॉल्ट रिमूवल वो आपके पास कम होता जाएगा। इस बात को वो कहते हैं कि ये टाइम करंट इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो कि आपके पास सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं होता। क्यों? जितना हाई करंट होगा उतनी ज्यादा आर्क प्रोड्यूस होती है, और वो आर्क जो है वो डेफिनेटली आप जानते हैं कि वो करंट फ्लो ही होता है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं होती। तो इसलिए फ्यूज में हमें ये एक एडवांटेज होता है, जितना हाई करंट हो इसका मतलब फॉल्ट उतनी जल्दी रिमूव होगा। आगे बेटा एडवांटेजेस हैं, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। क्यों? कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, फ्यूज जल गया नया फ्यूज लगा देना आपने। ऑटोमेटिक ऑपरेशन अनलाइक सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्स एलैबोरेटिव इक्विपमेंट। एलैबोरेटिव इक्विपमेंट ये वही इक्विपमेंट की बात कर रहा है कि रिले आपको एलैबोरेट करने के लिए साथ लगानी पड़ती है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक है, खुद ही डिटेक्ट करेगा और खुद ही फॉल्ट रिमूव हो जाता है। डिटेक्ट का मतलब यही है ना, हाई करंट आ गया, वो पिघल गया और कनेक्शन ब्रेक हो गया आपका। फोर्थ है ब्रेक्स हैवी शॉर्ट सर्किट विदाउट नॉइज और स्मोक। अब जारी बात है, आपके पास इसमें जब मेल्ट होगा वो पिघल के टूट जाएगा, उसमें ना आर्क प्रोड्यूस होगी, ना गैस प्रोड्यूस होगी, ना कॉन्टैक्ट्स आपस में एक दूसरे से दूर होंगे, तो ना नॉइज प्रोड्यूस होगा, ना ही स्मोक आएगी। अगला पॉइंट है बेटा सुटेबल फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन ड्यू टू इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो अभी हमने बात की कि ये बिल्कुल सूटेबल है, जितना हाई करंट होगा उतनी जल्दी फॉल्ट रिमूव होगा, जबकि सर्किट ब्रेकर में जितना हाई करंट होता था उतना ही देर में आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक होता था, लेकिन फ्यूज में जितना हाई करंट होगा उतना ही जल्दी फॉल्ट रिमूव होगा, और ये इसकी एक आइडियल कंडीशन है या आइडियल प्रोटोकॉल है ये। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ऑपरेशन टाइम कैन बी मेड मच शॉर्टर देन विद द सर्किट। सारी बात है, आपका इसमें आर्क प्रोड्यूस नहीं होती, तो सर्किट ब्रेकर के निस्बत इसका जो ऑपरेशन टाइम है वो कम होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, एक दफा फ्यूज जल गया तो फिर आप तब तक वो कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप दोबारा से रिप्लेस नहीं कर देते उस वायर को। Discrimination between fuses in series is difficult on heavy short circuit current. अब आप सीरीज में डिफरेंट कैपेसिटी के फ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फ्यूज पहले जलेगा। तो आपने डिफरेंट जगह पे लगाए हुए हैं फ्यूजेस, हो सकता है कि पहला जल्दी जल जाए जिसको हम चाहते थे कि ये अभी ना जले, तो ये थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये सीरीज में जितने भी होंगे वो सारे एक ही जितना करंट पे चलेंगे, कोई फ्यूज हो जाएगा कोई फ्यूज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है बेटा टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट ऑलवेज बी कोरिलेटेड विद दैट ऑफ प्रोटेक्टेड apparatus। जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूज की, वो कभी भी मैच नहीं कर सकते हम जो अपरेटस को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो फ्यूज है वो या तो थोड़ा कम करंट की वैल्यू का लग जाएगा या ज्यादा करंट की वैल्यू का लग जाएगा, कि परफेक्ट जो आपको प्रोटेक्शन है ना वो थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये पुराना सिस्टम था, इन बेसिस की वजह से फिर हम सर्किट ब्रेकर की तरफ मूव कर गए। नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ गई। द सैटिस्फैक्टरी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड a fuse element must have following desirable characteristics। पहले थी आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ये वाली स्लाइड सेकंड स्लाइड थी। अब इस स्लाइड में वो कह रहा है कि जो आपका फ्यूज होगा वो किसी भी एलिमेंट का आप बनाए उसकी ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, और लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए टिन और लेड बेहतरीन आपके पास मटेरियल है। फिर आपके पास हाई कंडक्टिविटी चाहिए जिसके लिए कॉपर और सिल्वर बेहतरीन है। वैसे तो गोल्ड जो है उसकी इनसे भी अच्छी है, लेकिन अब गोल्ड का फ्यूज तो हम नहीं लगा सकते। फिर है आपके पास फ्री फ्रॉम डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना होती है, वो सिल्वर ऐसी चीज है जिसपे ऑक्सीडेशन नहीं होती।
और इकोनॉमिकल हो यानी कि सस्ता हो, उसमें लेड है, टिन है और कॉपर है, और चांदी जो है जाहिर बात है आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी इनकी निस्बत। नो मटेरियल पोजेसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए फ्यूज में। कोई भी एक सिंपल मटेरियल, एक इंडिविजुअल मटेरियल ऐसा नहीं है जो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज दे। तो आपने क्या करना होता है, आप एक कंप्रोमाइज बनाते हैं, कोई अलॉय बना लेते हैं लेड का, या therefore compromise is made in the selection of material for a fuse। कि यहाँ पे हम एक कंप्रोमाइज करते हैं। अब जहाँ पे टिन और लेड लो मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे जो सिल्वर और कॉपर है वो हायर कंडक्टिविटी है उनकी, और उनकी डिटेरियोरेशन ऑफ ड्यू टू ऑक्सीडेशन नहीं है। ठीक, अब हमने देखना है कि ये सारी चीजें, ऐसा मटेरियल, ऐसा अलॉय बनाया जाए जो कि आपको थोड़ी थोड़ी ये सारी प्रॉपर्टीज दे दे। हमने कंडक्टिविटी भी देखनी है, हमने मेल्टिंग पॉइंट भी देखना है, हमने पैसे महंगा या सस्ता भी देखना है, और हमने ये भी देखना है कि उससे ज्यादा जंग कम लगे। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास। अभी तक किसी बच्चे को कोई बात बेटा पूछनी हो? नो सर। मतलब समझ आएगी, सीधी सीधी चीजें आपको समझ आती रहेंगी। यस सर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स फॉर फ्यूज एलिमेंट, लेड, टिन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। ये वो मटेरियल्स हैं जो बेटा ज्यादा से ज्यादा फ्यूज एलिमेंट के लिए यूज होते हैं। सेकंड पॉइंट है टिन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड जो है वो 37% और टिन जो है वो आपकी 63% फॉर करंट अप टू 10 एम्पियर। अगर आपका जो सर्किट है वहाँ पे हाईएस्ट करंट 10 एम्पियर है पॉसिबल है, यानी नॉर्मल करंट 10 एम्पियर है, तो आप वहाँ पे लेड और टिन का एक अलॉय जो है, एक मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं, जिसमें 37% लेड होगा और 63% आपके पास टिन होगा। तो ये जो है अलॉय होता है, ये जो सिस्टम होता है, ये उन सर्किट्स के लिए जहाँ पे मैक्सिमम करंट आपके पास 10 एम्पियर। जैसे ही 10 एम्पियर से करंट ज्यादा होगा तो आपका वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा आप, सॉरी बेटा कह रहा हूँ, आतिफ, आप इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन हौसले से। लेकिन सर मेरे मजबूरी है, मैं नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना तो कर गुजरो। एक्सपीरियंस में थोड़ी वर्थ बढ़ जाएगी, कल को कोई बात मनवानी होगी आपने तो वो मानी जाएगी आपकी। अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक दफा गुजर के आपको ये तो नहीं है कि अब तो दूसरी दफा करना आसान होता है। एक मिनट बेटा, मैं म्यूट कर रहा हूँ तो आप जरा साथ रहिएगा मेरे। फिर ऐसा करें, अब मैंने सर एक बंदा मैकेनिकल का मुझे साथ है, तो मैं साथ में वो सीख भी लेगा जो मैंने किया है। तो मुझे थोड़ी मजबूरी है, मैंने घर पे जाना है, कुछ कर लो। तो वैसे ये इकरार होता है जिनका काम है, कई दफा में इंसान को काम करते हुए जरूरत पड़ जाती है बंदे की। बंदा बंदे का दारू होता है, बंदा बंदे का दारू होता है। ये औखा नहीं है मेरा ये तो खाली है। और मैं भी फील कर रही हूँ सच है, पता नहीं साथ में भी मजा आ रहा है।
वहाँ पे होता है, पब्लिक सेक्टर है ना, मसला ही है। यहाँ पे हर चीज बंदा अपनी जिम्मेदारी की तरफ। सेकेंड थर्ड पॉइंट है बेटा कॉपर और सिल्वर फॉर लार्ज करंट्स। जब आपके जो करंट्स हैं वो 10 एम्पियर से इंक्रीज कर जाते हैं तो फिर आप जो फ्यूज एलिमेंट है वो या कॉपर का यूज करेंगे या फिर सिल्वर का पैसे लगाएंगे, यानी कि आप टिन्ड कॉपर इज यूज टू अवॉइड डिटेरियोरेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। हम ये करते हैं कि टिन का हमें पता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन हम क्या करते हैं कॉपर के ऊपर उसकी कली कर देते हैं टिन की। एक्चुअली जो कली होती है वो होती ही है थी, आपने अक्सर सुना होगा कि बर्तन वगैरह लोग कली करवाते थे। तो कॉपर का जो बर्तन होता है, सॉरी बर्तन कह रहा हूँ, कॉपर का जो कंडक्टर होगा उसे आप बेटा टिन से जो है वो कवर कर दें, इसकी लेमिनेशन कर देंगे, उससे क्या होगा उस पे जो जंग है वो इतना ज्यादा आसानी से नहीं लगेगा। जिंक स्ट्रिप्स ओनली, इसकी वायर नहीं बनाई जाती, इसकी स्ट्रिप बनाई जाती है पतली सी, वेयर कंसिडरेबल टाइम लैग इज रिक्वायर्ड। अब टाइम लैग क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसा वैसे तो आप इसके नाम से ही आपको इसकी सेंस समझ आ रही होगी। टाइम लैग यानी कि जब हम ये चाहते हो कि ये फॉल्ट आया, फ्यूज तो हम इसीलिए लगाए ना, ये फॉल्ट आया, ये उसने रिमूव कर दिया उसे। लेकिन कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमने थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि वहां पे करंट अपनी नॉर्मल वैल्यू से कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो डेंजरस नहीं होता। तो उस वक्त क्या हाल है आपा का अगे ना लोग आए ने वशे आगे बस अल्लाह खैर लेकिन करे, है साथ आपको अल्लाह खैर करे, और दुआ करते हैं। वो तो फिर है ही है ना। हाँ दुआ करो। शुक्र करो जिंदगी अल्लाह दी, अल्लाह कीता है, चलो शुक्र है। देखो अल्लाह पाक ने कुछ लेना सी कुछ देना सी, ते अल्लाह जाने की बेहतरी है दे जोई। तकलीफ तो मन बड़ी है ना, लेकिन अल्लाह दे काम ने वो की बेहतर समझदा है। ते बहनोई दा की यार ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਸ बस वो ते मतलब कि हुण जदों साह ही पूरे कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे ਦੁਆ ਕਰੋ इंशाल्लाह। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये अल्लाह रहम करे। जिंक स्ट्रिप ओनली, तो वहां पे नॉर्मल करंट से बेटा करंट फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन वो फॉल्ट नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे फिर हम फौरन जो है वो नहीं चाहते कि हमारा जो सर्किट है वो फौरन से डिस्कनेक्ट हो जाए या फौरन से ब्रेक हो जाए, तो वहां पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन एक खास टाइम के से ज्यादा अगर वो करंट मौजूद रहे, हाई वैल्यू का करंट मौजूद रहे, तो फिर हम उसे समझते हैं कि यह फॉल्ट करंट की कैटेगरी में फॉल हो गया, और अब इससे ज्यादा टाइम के लिए अगर ये करंट फ्लो करेगा तो नुकसान करेगा। तो वहां पे जो हम यूज करते हैं टेक्निक फ्यूज की, उसे हम कहते हैं टाइम लैग फ्यूज करंट। तो वहां पे जो हम यूज करते हैं इस तरह के सर्किट्स में, वो जिंक की स्ट्रिप्स यूज करते हैं। जिंक जो है वो मोर और लेस जो है थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर देता है, ताकि इस करंट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसकी। तो ये आखिरी पॉइंट उसने ये लिखा है, टाइम लैग डज नॉट मेल्ट वेरी क्विकली विद ए स्मॉल ओवरलोड। अगर थोड़ा बहुत फर्क आ भी जाता है तो उसे फौरन वो कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर देता। ओके जी, आगे है बेटा, सिल्वर इज मोस्टली यूज्ड डिस्पाइट इट्स कॉस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बेशक चांदी आपके पास महंगी है, लेकिन इन तुम्हारा ये फिर भी सबसे ज्यादा यूज आने वाला फ्यूज एलिमेंट है, और इसकी रीजन जो है वो
आपने ये वो मुझे प्रॉब्लम आ रही है बार बार। चलो ठीक है सर। शुरू करें? यस सर। ओके, सिल्वर की बात हो रही थी कि हम बेशक इसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है फ्यूज एलिमेंट की, लेकिन फिर भी हम जितने भी ऑप्शन हमारे पास जिंक है, टिन है, लेड है, कॉपर है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि चांदी के ही फ्यूजेज इस्तेमाल किए जाएं। उसकी रीजंस क्या है? वही चीजें बार बार। नहीं, स्क्रीन में शो नहीं कर रहा। आप अपने ग्रुप में से आप बेटा जो है वो ऊपर कर ले। ओहो, तो मसला है पता नहीं कितना। तो ये सिल्वर वाली स्लाइड है, ये आपके पास स्लाइड नंबर है मेरे ख्याल से 6th जो स्लाइड है वो बेटा उस पे आए आप। तो हाई कंडक्टिविटी, लेस मैस रिक्वायर्ड, फाइनली फास्ट ऑपरेशन। लेस मैस का मतलब ये है कि जहां पे आपको दूसरे मटेरियल का ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, वहां पे सिल्वर का कम मटेरियल से भी काम हो जाएगा। मैस का मतलब है कि उसका जो अमाउंट है वो कम लगेगी आपकी। लो स्पेसिफिक हीट है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस नियर मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ, अब शुरू में जो इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होने का मतलब है कि लो रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जैसे ही ये मेल्टिंग पॉइंट के करीब जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का बढ़ने का मतलब है कि आई स्क्वायर आर भी बढ़ गया आपका, और यानी कि ये मेल्टिंग को करीब जाके उस पॉइंट पे, उस पॉइंट टेम्परेचर पे और ज्यादा इफेक्टिव मेल्टिंग करवाती है, तेजी से और जल्दी मेल्टिंग करवाती है। इंस्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम मेल्टिंग टू वेपराइजेशन। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है चीज का मेल्ट हो जाना, फिर मेल्ट होके उसके वेपर बन जाना, जिन्हें आप बुखारात कहते हैं। वो बुखारात बनना इसलिए जरूरी होता है कि वहां से वो जो भी मटेरियल है वो उसमें से हवा बन के उस पाथ में से खत्म हो जाए। तो वो जो इसका टाइम है वो बड़ा फास्ट है, क्विक है, तो बड़ी जल्दी से खत्म हो जाता है। तो यही वजह के रिजल्ट जो है इसका फास्ट ऑपरेशन में आ जाता है। सिल्वर वेपराइजेज एट टेम्परेचर मच लोअर देन द ऑन एट विच इट्स वेपर विल रेडिली आयोनाइज। कि आपका जो सिल्वर वेपराइज होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाती है। वो टेम्परेचर उस टेम्परेचर से कहीं कम होता है जो उन वेपर्स को आयनाइज कर देता है। और आप जानते हैं आयनाइजेशन जो है वो कंडक्टिंग पाथ में मदद देती है। तो वो क्योंकि वेपर बहुत पहले हो चुका होता है, वहां से वो निकल चुका होता है, वो हीट जो है जाया हो चुकी होती है कंडक्टर में से, तो वो उस टेम्परेचर तक बात जाने नहीं देता कि वो वेपर दोबारा से आयंस में कन्वर्ट हो जाए। Therefore, when an arc is formed through the vaporized portion of the element, the arc path has high resistance. As a result, short circuit current is quickly interrupted. क्योंकि वो arc प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती, कंटिन्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि आयनाइजेशन नहीं होती। आगे बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, जिनमें करंट रेटिंग है, फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग फैक्टर, प्रोस्पेक्टिव करंट, कट ऑफ करंट, प्री आर्किंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये टर्म्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन करके हम बंद कर देंगे। जो आपके बाकी टाइप्स वगैरह हैं वो हम
बाद में देखेंगे। ये जो नंबर 1 करंट रेटिंग क्या है, ये करंट रेटिंग फ्यूज की वो होती है जो नॉर्मल करंट उसमें से बगैर किसी मसले के फ्लो करता रहे, उसे हम करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट कहते हैं। वो करंट जिस पे फ्यूज मेल्ट नहीं होता, हाईएस्ट करंट जो जिस तक आपका फ्यूज एलिमेंट प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, उसे हम कहते हैं करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर राइज ऑफ द कंटेक्ट्स, फ्यूज का मटेरियल और एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आपने उसे लगाया हुआ है। फिर आगे फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट वो करंट होता है जिस पे आपका फ्यूज मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। वो करंट जिस पे आपका फ्यूज मेल्ट होना शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं वो आपका फ्यूजिंग करंट है। और इसकी वैल्यू होती है I is equal to K into D की पावर 1/2, where K is called fuse constant, depends on metal of the fuse element। जो K की वैल्यू है वो फ्यूज एलिमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और सर W डॉट एच डॉट प्रीस वैल्यू ऑफ, ये जो टेबल आपको शो हो रहा है ये कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन और लेड की उन्होंने वैल्यूज आपको बताई है। एक साइड पे डायमीटर है इन सेंटीमीटर के मिलीमीटर हो रहा है, इन सेंटीमीटर है, और डाया इन जो है वो मिलीमीटर है। ये डी की वैल्यूज ऑफ के हैं आपके पास। अगर आपके पास डायमीटर आपने सेंटीमीटर में लिया है तो तब ये होगा, अगर मिलीमीटर में लिया है तो तब वैल्यू इसकी की ये होगी। ये आप खुद ही देखेंगे। आगे जी, फ्यूजिंग करंट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, मटेरियल ऑफ द फ्यूज। अब फ्यूजिंग करंट जो है वो काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फ्यूजिंग करंट से मुराद ये है कि वो करंट जिस पे आपका फ्यूज जो है वो जलेगा, तो वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 है बेटा मटेरियल जिसका फ्यूज आपने बनाया है, और लेंथ, इनवर्स रिलेशन ऑफ लेंथ एंड करंट। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना करंट कम होगा, क्योंकि लेंथ के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। डायमीटर, कितनी मोटी वायर आपने लगाई है। साइज एंड लोकेशन ऑफ टर्मिनल्स, टर्मिनल्स जो जिनके दरमियान आप वायर खींचते हैं, फंसाते हैं, उनके साइज क्या है और लोकेशन क्या है। फिर प्रीवियस हिस्ट्री, उससे पहले कितनी देर का आपका जो फ्यूज है वो लगा हुआ, क्योंकि फ्यूज काफी अरसे का लगा, उसमें से करंट गुजरता रहा, हीट प्रोड्यूस होती रही, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो फ्यूज है वो कमजोर होता है। जो भी दुनिया में चीज है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफॉर्मेशन में जाती है, उसमें एंट्रोपी बढ़ती रहती है, वो कमजोर होती रहती है। टाइप्स ऑफ इंटरलॉयर, और फिर वो जो आपने फ्यूज की वायर है वो किस तरह की डब्बी या किस तरह के केस में आपने उसे बंद किया है। आगे आ गया बेटा नेक्स्ट स्लाइड आपके पास। फ्यूजिंग फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं, इनकी दोनों की रेशियो को वो कहता है फ्यूजिंग फैक्टर है। अब क्योंकि मिनिमम फ्यूजिंग करंट हमेशा नॉर्मल करंट से ज्यादा होगा। नॉर्मल करंट तो वो है जिसपे आपका फ्यूज जलता नहीं है, उसे प्रॉपरली वो कंडक्ट करता रहता है। और फ्यूजिंग करंट वो होता है जिसपे आपका फ्यूज मेल्ट हो जाता है, और डेफिनेटली फ्यूजिंग करंट नॉर्मल करंट से ज्यादा होगा। तो इस सेंस में हम जानते हैं कि आपके पास जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और फ्यूजिंग फैक्टर, लेस फ्यूजिंग फैक्टर ग्रेटर डिटीरियोरेशन। जितना फ्यूजिंग फैक्टर कम होगा उतनी डिटीरियोरेशन ज्यादा होगी, यानी कि उसमें जो ऑक्सीडेशन है वो ज्यादा होती जाएगी। फॉर रिवायबल सेमी इनक्लोज्ड कॉपर वायर फ्यूजिंग फैक्टर इज 2। अब ये फ्यूजिंग फैक्टर का कम होने का मतलब ये है बेटा, फ्यूजिंग फैक्टर के कम होने का मतलब ये है कि आपका करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज और फ्यूजिंग करंट दोनों फ्यूज के बिल्कुल आपस में एक दूसरे के करीब हैं। तो उस लेवल पे अगर आप उस फ्यूज को ऑपरेट करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
ठीक है, प्रोस्पेक्टिव करंट। ये बेटा करंट जो है बेटा जुमे का टाइम है, जुमे के बाद ना 1 बजे क्लास शुरू करें, 1:15 बजे, ठीक है सर जी, कोई मसला नहीं। जुम्मा हमारे पास डेट, या फिर अभी अटेंडेंस ले लो। यस सर, हमारे पास 2 बजे हाँ, होता है। अटेंडेंस ले लो, बस क्लास आज खत्म कर दो, काफी है। यस सर। ओके, अटेंडेंस लेके मुझे सेंड कर दो और क्लास खत्म। ओके सर जी, होगी अटेंडेंस सर जी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।